किसी समय की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह था। वो बहुत ही लालची और निर्दय व्यक्ति था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई गरीब परिवारों को धोखा दिया था। ऐसा ही एक परिवार था रामचरण का, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामचरण ने भी जमींदार साहब से कर्जा लिया था। एक दिन, देखो जी, हमने जिंदगी तो ऐसी ही हालत में जी ली है, पर हम नहीं चाहते कि राहुल भी ऐसी ही हाल में जी ले। हाँ सीता, तुम ठीक कह रही हो। राहुल को हम शहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा ताकि वो अपना भविष्य अच्छी तरह जी सके। तुम भी इस खांसी का कोई इलाज क्यों नहीं करवाते? दिन भर खांसते रहते हो। ओ रामचरण, बाहर निकलो। कहाँ छुप कर बैठे हो? जल्दी बाहर आओ। इस समय कौन चिल्ला रहा है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। रामचरण, तुमने अपने घर का कर्ज नहीं चुकाया है। अब ये घर मेरा है। ठाकुर साहब, कृपा करें, हमें कुछ दिन और मोहलत दो। हम आपका कर्ज अवश्य चुका देंगे। अब बहुत देर हो चुकी है रामचरण। आज से ये घर मेरा हो चुका है। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। यहाँ से चले जाओ। पर हम इस समय कहाँ रहेंगे? वो मुझे मालूम नहीं। तुम कहीं भी रहो, लेकिन इस घर को तुरंत खाली कर दो। रहम करो हम पर। ऐसे मुश्किल समय में इस छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? इस छोटे बच्चे के खातिर कुछ समय और दो। हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे। रामू। जी 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 सरकार। इन लोगों को अभी के अभी यहाँ से भगा दो, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चलो भाई साहब, निकलो यहाँ से। जमींदार साहब, आपने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। ये सही नहीं किया। किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका घर छीन लेना, ये आपको शोभा नहीं देता। आप तो इस गांव के प्रमुख हो। अगर ऐसी हालत में आप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? चलो निकलो यहाँ से। आई बड़ी ज्ञान देने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो जमींदार साहब, समय बहुत बलवान होता है। एक दिन तुम्हें भी अपने घर से कोई निकाल देगा। ये बात जरूर याद रखना। चलो जी। रामचरण अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर से निकलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास ना खाने को कुछ है और ना रहने को जगह। सीता, हमें किसी तरह इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी उनको इस हालत में देखकर कुछ कहता है। रामचरण, ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? जी वो। रामचरण उस आदमी को ठाकुर प्रताप सिंह के जुल्मों के बारे में बताता है। ये तो बहुत बुरा हो गया है। इस जमींदार ने तो लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देख रामचरण, मुझे एक ही बेटी है जिसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी है। वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं, इसलिए मैं कल अपनी बेटी के पास जा रहा हूं। कब लौटूंगा पता नहीं, तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। रामचरण की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनकी खांसी ने एक बड़ी बीमारी धारण कर चुकी थी। सीता, यहाँ मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही खराब होती जा रही है। अब हम क्या करें? सीता, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें और बच्चों को इस हाल में छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मजबूत बनो और इस कठिन समय का सामना करो और हमारे बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाओ
ताकि बड़े होकर कुछ हासिल कर सके। रामचरण की आंखें बंद हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सीता और बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। सीता पति के यादों में ऐसे ही कुछ दिन गुजारती है। मुझे इस तरह बैठना नहीं चाहिए। मुझे राहुल के बारे में सोचना होगा। किसी काम की तलाश करनी होगी ताकि राहुल को एक अच्छे शहर में पढ़ने के लिए भेज सके। सीता किसी के खेत में काम करते हैं। काम के बदले जो पैसे मिल जाते हैं उसे बचा कर रखते हैं। कुछ पैसे जमा होने के बाद एक दिन वो अपने बेटे को शहर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। ये घर अब कितना सूना लगता है। राहुल की हंसी की गूंज याद आती है। राहुल से दूर रहना इतना मुश्किल होगा मैंने सोचा नहीं था, पर ये सब मैंने उसके अच्छे भविष्य के लिए ही किया है। मुझे उसकी पढ़ाई और सपनों को पूरा करना है। काश मैं एक बार उसकी आवाज सुन पाती। कौन इतने जोर से गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है? जैसे सीता घर से बाहर निकलती है। माँ! राहुल, मेरा लाल, तू सचमुच आ गया। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गया। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। इन कपड़ों में तो तू हीरो दिख रहा है। अरे ये गाड़ी। ये सब तुम्हारी आशीर्वाद का नतीजा है माँ। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया माँ। मेहनत की, संघर्ष किया और आज हमारा नाम शहर के बड़े व्यापारियों में लिया जाता है। अब हम अमीर हैं माँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार तूने अपने पिताजी का सपना पूरा किया। अब इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब मैं दुनिया को बता दूंगी कि रामचरण का बेटा बहुत बड़ा हो गया है। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में किसी को मालूम हो। पर क्यों बेटा? तुम अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हो? सबको तुम्हारी सफलता के बारे में जानने का हक है। तुम जो कुछ भी हो उस सब का श्रेय तुम्हारी मेहनत को ही जाता है। माँ, मैंने तुम्हारी मेहनत और आशीर्वाद से ही ये सब पाया है। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफ सही है। माँ, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। जमींदार ने हमारे घर को छीन लिया, हमें बाहर कर दिया। पिताजी की मौत उसी दर्द के वजह से हुई थी। जब तक उस जमींदार को उसकी हवेली से बाहर नहीं निकाल दूंगा, मैं चैन से नहीं रहूंगा। तू क्या करने का सोच रहा है बेटा? मुझे ठाकुर भानु प्रताप सिंह के अत्याचार का बदला लेना है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ न जाने। जब सही समय आएगा तब मैं सबको अपनी असली पहचान बताऊंगा। रामू, कितने दिन हो गए रघु को कर्ज लिए हुए? मालिक, 2 साल, न सूद चुकाया न असल, और ऊपर से हर बार रोनी सूरत लेकर आता है। कहता है कि मोहलत दे दो ठाकुर साहब। गरीबों की एक ही बीमारी होती है, उम्मीद। सोचते हैं ठाकुर का दिल पिघल जाएगा, लेकिन इस बार मैं कोई मोहलत नहीं दूंगा। बिल्कुल मालिक, अब वक्त आ गया है कि उसकी उम्मीद को पूरी तरह कुचल दिया जाए। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपने किसी की जमीन नहीं हड़पी है, नहीं तो गांव में सबको लगने लग जाएगा कि आप कुछ ज्यादा ही रहमदिल हो गए हैं। रहमदिल? ठाकुर भानु प्रताप सिंह और रहम, ये बात गांव वालों के दिमाग से निकालनी होगी। लगता है कल सुबह ही रघु से मिलना पड़ेगा। अरे ये क्या कर लिया बेटा? ये मूछे, ये ठाट बाट, ये सब किस लिए? माँ, अब लड़ाई ताकत से नहीं चालाकी से होगी। ठाकुर प्रताप सिंह को लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही सबसे बड़ा आदमी है।
मैं उसे दिखाऊंगा कि उससे भी बड़े लोग होते हैं और वे बिना आवाज किए खेल खेलते हैं। जो भी करना है बेटा, बहुत संभल कर करना। जमींदार बहुत चालाक है। तुम्हारी दुआ है ना माँ, फिर मुझे कौन हरा सकता है। वैसे बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। मेरे लिए कुछ खास बना रही हो या नहीं? हाँ बेटा, तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ। तू तब तक गांव की सैर कर ले। और हाँ, ज्यादा सेठ मत बन जाना। राहुल गांव की सैर करने के लिए निकल जाता है। ठाकुर साहब, इस बार फसल खराब हो गई, पानी नहीं गिरा, मैं लगान नहीं भर सकता, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मोहलत? लगान ना भरने का मतलब जानता है तू रघु? अगर लगान नहीं भरा तो तेरी जमीन भी अब मेरी। ठाकुर साहब, अगर ये जमीन चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कुछ नहीं है, बस यही जमीन है। जमीन ही हमारी पहचान है, इज्जत है। इज्जत? तुम लोग इज्जत की बात करते हो रघु। इज्जत सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो ताकतवर होते हैं। तुम जैसे लोग केवल भिखारी बनकर रह जाते हो। तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा तो सिर्फ मेरी दया से। और आज मैं दया के मूड में नहीं हूँ। सुना नहीं ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं? जमीन का पट्टा निकालो। अब जमींदारी के कानून बदल चुके हैं ठाकुर साहब। अब किसान को उसके ही जमीन से बेदखल करना उतना आसान नहीं। पूरा चौपाल चौंक जाता है। सभी लोग उस शख्स की ओर देखते हैं जो पहली बार ठाकुर को इस तरह टोकने की हिम्मत कर रहा है। कौन है रे तू? इससे पहले तो कभी नहीं देखा गांव में तुझे। नाम पूछ कर क्या करेंगे ठाकुर साहब? सच कहने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती। जो किसान अपनी जमीन में खून पसीना बहाता है, क्या उसे उखाड़ फेंकना इतना आसान है? अरे तो क्या तू हमें सिखाएगा? ये गांव हमारा है, हमारा कानून चलता है यहाँ। कानून की किताबें बदल चुकी है ठाकुर साहब। ए परदेसी, तू ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। मैं इस गांव का राजा हूँ और मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। जो अपने ही प्रजा की खून चूसता हो उसे राजा नहीं, जालिम कहते हैं। तू जो भी है, ज्यादा हवा में मत उड़, नहीं तो बहुत जल्दी तेरी हड्डियां तोड़वानी पड़ेंगी। मेरी हड्डियां तो जुड़ जाएंगे ठाकुर साहब, लेकिन आपकी टूटती हुकूमत कौन जोड़ेगा? समय सबको सबक सिखाता है ठाकुर साहब, और शायद अब आपकी सीखने की बारी है। कुछ दिनों बाद राहुल ने जमींदार के घर के सामने वैसा ही घर बनवाया जैसा जमींदार का था। साहब, वो सेठ जी ने तो कमाल ही कर दिया। आपके मकान के बराबर एक नया मकान बना दिया है और मूंछों पर ताव दे रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। ये बिल्कुल सच है कि वो भी आपकी तरह दिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? उस सेठ की तारीफ मेरे सामने मत कर। असली पहचान हमारी हवेली में होती है, ना कि उसके मूंछों पर ताव देकर। मुझे माफ कर देना साहब, मैं तो बस आपके बेहतर भले के लिए बोल रहा था। पर आपकी भी बात सही है, मूंछों को ताव देना और मकान बनाना, इसका मतलब जमींदार की बराबरी करना थोड़ी ही होता है। पर उसे एक बार समझाने की जरूरत है। तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे आदेशों का पालन कर। तूने मेरी हवेली की बराबरी करके अच्छा नहीं किया सेठ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बराबरी करने की? साहब, मैंने सिर्फ रहने के लिए मकान बनवाया है, आपकी बराबरी करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें तो मैं दिखा दूंगा कि कौन हमारी बराबरी कर सकता है और कौन नहीं। साहब, आप गुस्से में क्यों है?
मैं तो सिर्फ अपने व्यापार में लगा हूँ। उस दिन तो बहुत उछल रहा था गांव वालों के सामने। अब मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि कौन असली जमींदार है। अरे भाई, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने सिर्फ यही कहा था कि गांव वालों को परेशान मत करो। ठाकुर भानु प्रताप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उनको चुनौती दे देता है। तुम्हें ललकारता हूं मैं, अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैं क्यों आपसे लड़ाई करूं? मैं तो दिन रात व्यापार में लगा हूँ, मुझे कहाँ इतनी फुर्सत है। डर गए ना? दे दी ना अपनी चुनौती। मेरा तो आपसे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, नहीं तो सब गांव वाले कहे कि सेठ डर गया। हम एक मुकाबले की तारीख तय करते हैं, जो जीतेगा उसकी मूछें रहेंगी और जो हारेगा उसकी मूछें साफ हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, बताइए कब मुकाबला करना है? आज से 3 महीने बाद। ये बात पूरे गांव में फैल गई। भाई साहब, सुना है कि जमींदार साहब और सेठ साहब के बीच मुकाबला होने वाला है। हाँ हाँ, जो भी हारेगा वो अपनी मूछें कटवा देगा। हाँ भाई, ये तो बड़ा टक्कर का मैच होने वाला है। देखते हैं किसकी मूछें साफ होती हैं। सेठ जी, हट्टे कट्टे पहलवान लेकर आया हूँ और 2 गाड़ियां हथियार शहर से लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्हें इस हफ्ते के अंत तक पहुंचाने का इंतजाम हो जाएगा। गुंडों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी कर ली गई है। इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ लाना अभी ठीक नहीं है। डर लग रहा है। डर? डर किस बात का मुनीम जी? अगर जमींदार को पता चल गया तो वो हमसे भी ज्यादा दोगुनी तैयारी करेंगे, हमें हरा देंगे। बात तो ठीक कह रहे हो मुनीम जी। हमारे प्लान के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अब तक कितने आदमी तैयार है? हमने अभी तक 200 आदमियों को तैयार किया है। आसपास के गांव में ठहरे हुए हैं। अच्छा है, ये सबका हिसाब किताब अच्छे से रखना। जी सेठ जी, अभी तक 2 लाख का खर्चा हुआ है। सब खर्चा लिखा हुआ है और 5 लाख का खर्चा अभी और होगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, बस इस बात पर ध्यान दो कि हमें ये लड़ाई किसी भी तरह जीतनी होगी। आखिर मूंछों का सवाल है मुनीम जी। जमींदार दोनों की बातचीत चुपचाप सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी देखता हूं कि तुम ये लड़ाई कैसे जीतते हो। रामू, कहाँ हो? कहाँ मर गया ये साला? जी साहब, क्या हुआ? इतना गुस्सा? आखिर क्या बात है? तुम शहर जाकर आज ही 400 गुंडों को लेके यहाँ आ जाना और साथ में लाठी और तलवार, जो भी लड़ाई के लिए हथियार हो वो लेकर आना। इतने सारे आदमी और हथियार लाने के लिए तो बहुत धनराशि लगेगी। क्या सोच रहे हो तुम? जी वो तो क्या बात है, बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि शहर से 400 आदमी लाने के लिए और साथ में हथियार लाने के लिए तो बहुत खर्चा होगा और इन गुंडों को 3 महीने पालने के लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तिजोरी में तो सिर्फ 1 लाख ही पड़ा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर मूंछों का सवाल है। तुम इसकी चिंता मत करो, तो कल सुबह आकर पैसे ले जाना और शहर जाना। हमें किसी भी हालत में ये लड़ाई जीतनी है। अगले दिन जमींदार हवेली के कागजात किसी बड़े व्यापारी को गिरवी रखकर जरूरत के पैसे लेकर आ जाते हैं। ये लो रामू, इसमें 10 लाख कैश है। अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान और हथियार खरीद कर आना। संभाल कर पैसों को ले जाना, और हाँ, आज ही जाना। जी सरकार। शाम होने के पहले रामू गुंडे और लाठी तलवार ले आता है। जमींदार जी, ये देखो, मैं 400 गुंडों और सब हथियार को ले आया हूँ।
बाकी आदमी खेत के मकान में ठहरे हुए हैं। बहुत बढ़िया रामू, इनके रहने का और खाने पीने का बंदोबस्त करो। अब देखता हूं कैसे जीतता है। मुझसे चालाकी। पास के गांव में 200 गुंडों को रखवा दिया है। तुम्हें क्या लगा पता नहीं चलेगा हमें? तुमसे दुगने गुंडों को लेकर आया हूं। अब कर मुझसे मुकाबला। तुम्हारी मूछें नहीं कटवा दी तो मेरा नाम भी ठाकुर भानु प्रताप नहीं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हमें इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। उस सेठ ने भी जोरों से तैयारी की हुई है। साहब, आप फिक्र मत करो। सेठ जी के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। चलो अब मैं निकलता हूँ। ये जमींदार के बच्चे, खाने में क्या है? खाने में सब है, दाल चावल रोटी। अच्छी, हमें क्या यहाँ दाल चावल रोटी खिलाने के लिए बुलाया है आपने? हमें रोज तला हुआ चिकन तंदूरी चाहिए। चिकन तंदूरी? इतने सारे आदमी को चिकन तंदूरी कैसे खिला सकता हूँ? और इसके लिए तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर नहीं दिलवा सकते तो हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो साथियों। नहीं नहीं, रुको, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। ये हुई ना बात। लगता है ये गुंडे लड़ाई के पहले ही जमींदार को भिखारी बनाकर छोड़ देंगे। गुंडों को रोज खाने पीने से जमींदार के पैसे खत्म होते जा रहे थे। मालिक, इन गुंडों को पालने के लिए हर दिन 20,000 का खर्चा हो रहा है। लगभग 10 लाख खत्म होने को आए हैं। जैसे तैसे 2-4 दिन के पैसे बचे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आपको हवेली के साथ खेतों को भी गिरवी रखना पड़ेगा। अगर खेती गिरवी रखनी पड़े तो वो भी चलेगा। वो भी करने के लिए तैयार हूं। मैं आज ही खेती गिरवी रखकर पैसे लेकर आता हूं। तुम गुंडों की अच्छी तरह देखभाल करो। बस कुछ दिन बाकी है, इसके बाद देखते हैं सेठ के बच्चे को। ठाकुर प्रताप सिंह फिर उस व्यापारी सेठ के पास जाकर अपनी खेती को गिरवी रखकर पैसे ले आ जाते हैं। आखिरकार लड़ाई का दिन आ गया। जमींदार अपने फौज को लेकर मैदान में पहुंच गया। हजारों हथियार लेकर फौज जमींदार के नारे लगाते हैं, लेकिन सेठ का कोई पता नहीं था। मुनीम जी, कहाँ है आपका सेठ? कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गया? नहीं जमींदार साहब, सेठ आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद सेठ आ जाता है। ये देख लो, आ गए सेठ जी। ये तो अकेले ही आए हैं हमसे लड़ने। सुना था बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर ली है। शहर से 200 आदमी लाए थे, कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं? बहुत बड़ी गलती हो गई जमींदार साहब, मुझे माफ कर दो। आपने मेरे से भी ज्यादा दुगने संख्या से गुंडों को लड़ाई के लिए लाए। ये बात जब उन्हें पता चली तो वो डर के मारे भाग गए। मुझसे मुकाबला करने चला था, देखा ना क्या हालत हो गई। इस जमींदार से पंगा लेने की कोशिश अभी तक किसी ने नहीं की है। साहब, मेरी औकात नहीं आपसे लड़ने की। कहा आप और कहा मैं, सिर्फ मूंछों की ही लड़ाई थी। इनको तो अभी साफ करके आपके चरणों में डाल देता हूँ। चलो मुनीम जी, जल्दी मेरे मूंछ साफ करवा दो। इतना कहते ही मुनीम जी ने सेठ की मूछें साफ कर दी। जमींदार के सेना ने जमींदार के जीत के नारे लगवाने शुरू कर दिए। ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जय हो, ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जय हो। जमींदार उसके नौकर के साथ खुशी खुशी घर चले जाता है। चला था मुझसे बराबरी करने, अब आई होगी अकल ठिकाने।
उसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी, पर आपकी अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं आई। रामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने इस तरह की बातें की? क्या भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? मालिक, शांत हो जाओ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस सेठ ने आपको मूर्ख बनाया। उसने लड़ने की कोई तैयारी वैयारी नहीं की थी, ना शहर से गुंडे लाया, ना कोई हथियार। उसने बस उल्लू बनाया है ताकि तुम्हें बर्बाद कर सके। जमींदार को एहसास हुआ कि सेठ ने चालाकी से उसको चूना लगवाया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लड़ाई के चक्कर में मैंने तो हवेली और खेती गिरवी रखी। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं उस व्यापारी सेठ को छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? ना हवेली ना खेती, तुम तो सिर्फ नाम के जमींदार हो। तभी बड़े व्यापारी सेठ के साथ हवेली पर आते हैं। देखो जमींदार, तुमने तय समय का कर्जा चुकाया नहीं, इसलिए आपकी हवेली और खेती अब हमारी हो गई। मैंने इस सेठ को ये हवेली और खेती बेच दी। अब कायदे के अनुसार ये हवेली और खेती इस सेठ की है। ऐसा कहकर वो व्यापारी सेठ चला जाता है। जमींदार साहब, खुद इस हवेली से निकलते हैं या धक्के मार के निकाल दूं? सेठ, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में आपके साथ जो किया उसे भूल जाओ। मुझे और समय दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे इस हवेली से बाहर मत निकालो। रहम करो मुझ पर। रहम? और तुझ पर? तुमने कभी किसी के साथ रहम किया है? याद है जमींदार साहब, 25 साल पहले रामचरण ने कर्ज नहीं चुकवाया तो तूने उसकी हवेली हड़प ली। वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे और समय दो। आपने दिया समय? तुझे ये सब कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं उसी रामचरण का बेटा हूं। क्या तुम रामचरण के बेटे हो? हाँ, मैं उसी रामचरण का बेटा हूं। तुम्हारे अत्याचार से वो दुनिया छोड़ गए और वहां देखो, मेरी माँ, तुम्हारे कारण पूरी जवानी उनकी नरक बन गई। याद है जमींदार साहब, मैंने कहा था समय बहुत बलवान होता है, तब आप हंसे थे, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। कल आपने मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया था। हमारी आंखों के आंसू भी आपको नहीं पिघला सके थे, लेकिन आज वही समय आपको सबक सिखाने आया है। देख लीजिए, जिस हवेली पर आपका घमंड था वो आज नीलाम हो चुका है और अब आपको इस हवेली से जाना होगा। यही समय का न्याय है जमींदार साहब। जो बोया था वही काट रहे हैं आप। निकलो हमारी हवेली से, नहीं तो धक्का मार के निकालूंगा।